अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक बड़ी कॉमन सी पहेली है। ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ता है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, कोई ऐसा स्मार्ट रास्ता जो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना सके? बस आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक तरफ तो है म्यूचुअल फंड का टैक्स बचाने वाला ढांचा और दूसरी तरफ है एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसे हम एआईएफ कहते हैं। उसकी कहीं भी कैसे भी इन्वेस्ट करने की पूरी आज़ादी। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों जबरदस्त ताकतों को एक ही प्रोडक्ट में पैक किया जा सकता है? बस यही वो बड़ा आइडिया है जिसे यहां बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहा जा रहा है। तो चलिए फिर इस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाले कॉन्सेप्ट के सेंटर में जो प्रोडक्ट है, पहले उसे ही समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सिर्फ इसका पूरा नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, और जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये असल में एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सीधा साधा है। जब टैक्स की बात आती है तो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है तो इसे एआईएफ जैसी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी या कहें आज़ादी मिलती है। तो सवाल उठता है कि ये फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फिट कहाँ होता है? और ये बात बड़ी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है हमारे पारंपरिक कम रिस्क वाले हाइब्रिड फंड्स और दूसरी तरफ है हाई रिस्क वाली इक्विटी। ये फंड ना इन दोनों के ठीक बीच की जो खाली जगह है उसे भरने की कोशिश करता हुआ दिखता है। मतलब साफ है, ये एक बिल्कुल ही नए किस्म का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल बनाने की कोशिश में है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये एसआईएफ क्या बला है। अब देखते हैं कि बाजार में जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में ये कहाँ खड़ा होता है। देखिए, पहला और सबसे जाहिर फर्क तो एंट्री पॉइंट पर ही है। एक तरफ है अपने म्यूचुअल फंड्स, जहां कोई भी कुछ हजार रुपए से शुरुआत कर सकता है, और दूसरी तरफ है ये एसआईएफ जो आते ही एक बड़ी रकम की डिमांड करता है, कम से कम 10 लाख रुपए। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। इस टेबल को देखें, इससे पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। जो बात यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि एसआईएफ ने कैसे दोनों दुनियाओं से बेस्ट चीजें उठाई हैं। जैसे एक तरफ तो म्यूचुअल फंड की तरह फंड लेवल पर कोई टैक्स नहीं लगता, बढ़िया है। लेकिन दूसरी तरफ इसे एआईएफ की तरह डेरिवेटिव्स यूज करने की काफी ज्यादा आजादी मिली हुई है। और सच कहूं तो यही कॉम्बिनेशन है जो इसे बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो बड़ा अनोखा है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे की असली पावर क्या है? मतलब इसका इंजन काम कैसे करता है? इस फंड की जो नींव है ना, वो है लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी। अब इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फंड मैनेजर क्या करते हैं? वो उन शेयर्स पर पैसा लगाते हैं जिनके ऊपर जाने की उम्मीद है, इसे कहते हैं लॉन्ग जाना। और ठीक उसी वक्त वो उन शेयर्स पर भी दांव लगाते हैं जिनके नीचे गिरने की उम्मीद है, इसे कहते हैं शॉर्ट करना। अब ये पिरामिड देखिए, ये दिखाता है कि पोर्टफोलियो को कितनी लेयर्स में बनाया गया है। सबसे नीचे इसकी नींव में तो इक्विटी ही है, लेकिन उसके ऊपर एक के बाद एक कई परतें हैं, डेरिवेटिव्स की, फिक्स्ड इनकम की और यहां तक कि रीट्स की भी। और हर लेयर का अपना एक खास काम है। कोई रिस्क को मैनेज कर रही है तो कोई रिटर्न के नए नए रास्ते खोज रही है। चलिए इस पोर्टफोलियो में थोड़ा और अंदर झांकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब करीब 55% कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में लगा हुआ है। फिर 25% गया है फिक्स्ड इनकम में, जो एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करता है। और जो बाकी का हिस्सा बचा वो सिचुएशनल इक्विटी और रीट्स में मौके तलाश रहा है। असल में ये जो मिक्सचर है ना, यही रिस्क को फैलाने का सबसे बड़ा तरीका है। और यहीं पर इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली मैजिक सामने आता है। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस को इतने स्मार्ट तरीके से बैलेंस किया जाता है कि मार्केट में फंड का जो टोटल रिस्क है, जिसे हम नेट इक्विटी एक्सपोजर कहते हैं, वो सिर्फ 0 से 10% के बीच ही रहता है। इसका मतलब, सीधा सा मतलब है, मार्केट के बड़े बड़े झटकों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश। अच्छा, ये सब तो हो गई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की बातें। अब आते हैं मुद्दे पर कि इन सब का निचोड़ क्या है, एक इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है। देखिए, ये फंड सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है। इसकी पूरी बनावट, इसका पूरा डिजाइन ही ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को कुछ बहुत ही खास फायदे मिले, जैसे कि कम वॉलेटिलिटी और इक्विटी जैसा टैक्स बेनिफिट। तो फायदा नंबर 1, कम उतार चढ़ाव। जैसा कि हमने देखा, मार्केट में फंड का डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ही कम है, तो इससे उम्मीद यही की जाती है कि जब मार्केट में तूफान आएगा तो इस पर असर कम होगा। मतलब एक ज्यादा स्टेबल, एक ज्यादा शांत इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फायदा नंबर 2, मंदी में भी कमाने की क्षमता।
क्योंकि इसमें शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो थ्योरी में ये फंड तभी पैसा बना सकता है जब पूरा का पूरा मार्केट नीचे जा रहा हो। और ये एक ऐसी पावर है जो ज्यादातर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में आपको नहीं मिलती। तीसरा फायदा है बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। देखिए, यहां पर मकसद सिर्फ बड़े बड़े रिटर्न्स के नंबर दिखाना नहीं है, बल्कि फोकस रिटर्न की क्वालिटी पर है। यानी उठाए गए हर एक रुपए के रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर रिटर्न कैसे कमाया जाए। और आखिर में चौथा और शायद सबसे बड़ा फायदा, इक्विटी वाला टैक्सेशन। ये एक ऐसी चीज है जो इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। सोचिए, इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होने के बावजूद इसे एक इक्विटी फंड की तरह टैक्स किया जाता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक जबरदस्त प्लस पॉइंट है। तो आखिर में ये सारी चीजें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं? इस टेबल के हिसाब से अगर हम हर एसेट क्लास से आने वाले एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को जोड़ दें, तो फंड का जो टारगेटेड एवरेज रिटर्न निकल कर आता है वो है करीब 10.65%। ये दिखाता है कि कैसे पोर्टफोलियो के अलग अलग हिस्से मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से मार्केट आजकल ज्यादा से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, क्या सिर्फ जैसे हाइब्रिड फंड ही हमारा भविष्य है? क्या यही वो तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स को रिस्क और रिवॉर्ड के बीच वो जरूरी बैलेंस मिल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।